साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। साथियों, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत समर्थन, बहुत सपोर्ट आपका मिल रहा है। इसके बावजूद जिन मूल निवासी बहुजनों ने, SC ST OBC माइनॉरिटीज ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल के बटन को दबाएं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें सुजेस्ट करते हैं कि फर्दर किस तरह के वीडियोस बनाने हैं। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। साथियों, आज का मुद्दा है कि अगर भारत में लोकतंत्र फेल हो गया, जैसा कि ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा हो ही गया, तो हमारे पास विकल्प क्या है। आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत का संविधान जो है वो 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी को। संविधान सभा में बनाने में से 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे और चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। बहुत चैलेंजिंग जॉब था। बहुत से लोगों को ऑफर की गई थी, कोशिश की गई थी, मगर इस चैलेंजिंग जॉब को करने के लिए कोई तैयार नहीं था। कारण विविधताओं से भरा हुआ देश भारत। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जो सब तबकों को सूट करता हो, यानी हर धर्म, वर्ण, जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा बोलने वाले, हर तरह के लोगों को सूट करना चाहिए। सबकी सहमति चाहिए, सबका एग्रीमेंट चाहिए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट संविधान के रूप में हमें चाहिए था। तो इतना चैलेंजिंग जॉब कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस से पहले 5 बार कोशिश कर चुकी थी, मगर अंग्रेज हुकूमतें उनके संविधानों को नकार चुकी थी। वैसे तो माइनॉरिटीज एंड स्टेट्स बाबा साहब की किताब अगर आप पढ़ें तो भारत का सही संविधान बाबा साहब पहले लिख चुके थे। बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें नहीं पता। मगर अब जब संविधान सभा में बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था, तो एक बहुत बड़ा बैरियर उनके सामने था। संविधान सभा में बैठे हुए वो लोग जिन्होंने उसे पारित करना था, यानी उसमें भरपूर मनुवादी और ब्राह्मणवादी बैठे हुए थे, और एक तरफ समता मूलक समाज की संरचना का सपना संजोए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बना तो वो कुछ भी सकते थे, जैसा मैंने कहा उन्होंने बनाया भी था माइनॉरिटीज एंड स्टेट्स में, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, मगर वो तो वन साइडेड लिखना था, उन्होंने लिख दिया। अब बारी थी उसे पास कराने की। तो पावर किसके पास थी? गांधी, नेहरू, पटेल और उनकी कांग्रेस के पास। जो वो अप्रूव करेंगे वो संविधान में सम्मिलित होगा, जो वो अप्रूव नहीं करेंगे वो नहीं होगा। तो इस कश्मकश में और इस विरोधाभास में बाबा साहब ने जो नायाब डॉक्यूमेंट तैयार किया वो भारत का संविधान था। इस संविधान को लिखने की वजह से उन्हें 4थी डॉक्टरेट यानी LLD की डिग्री भी मिली। इतना नायाब कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा कि जिसे आज तक दुनिया स्टडी कर रही है। मगर सवाल यह उठता है कि क्या यह संविधान बाबा साहब की अपेक्षाओं पे खरा उतरा? क्या यह संविधान भारत के मूल निवासियों के हक अधिकारों को सुरक्षित रख पाया? क्या यह संविधान इस काबिल हो पाया कि बाबा साहब ने जो सपना संविधान में संजोया उसे साकार करने के लिए और अग्रसर हो? उन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए यह संविधान क्या सही सम्मत साबित हुआ? जवाब है बिल्कुल नहीं। बाबा साहब के अगर आप 1950 और 55 और 56 के बीच के अगर वक्तव्य देखें, उनके भाषण देखें, उनके इंटरव्यूज देखें, तो आज 2026 में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि बाबा साहब ने जो आशंकाएं जताई थी संविधान को लेके और भारत की डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके, वो सारी सच साबित हुई। मसलन 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने अपने आखिरी संविधान सभा के भाषण में कहा था कि इस संविधान से हमने राजनीतिक बराबरी, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो अचीव कर ली। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, हर व्यक्ति का एक वोट, रानी और मेहतरानी एक बराबर,
चाहे कोई राजा हो, कोई सबसे गरीब आदमी हो, सबका एक वोट, और एक वोट से वो एक ही एमएलए या एक एमपी चुन सकता है, बराबर की वैल्यू है। तो ये तो हासिल कर लिया बाबा साहब ने कहा, मगर सामाजिक तौर पर इनइक्वालिटी बहुत बड़े पैमाने पर है। धर्मों, वर्णों, जातियों, क्षेत्रों, भाषाओं में बटा हुआ ये देश, और खास करके जो सोशल स्ट्रक्चर भारत का है, वो इनइक्वालिटी भरा है, ऊंच नीच भरा है। एक तरफ सोशल हायरार्की में बहुत ऊपर बैठा हुआ ब्राह्मण, फिर उससे नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र और अतिशूद्र के हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग। बहुत बड़ी डिस्पैरिटी, सछूत अछूत। आज 2026 में भी छूत और अछूत और सछूत सब चीजें आपको समाज में मिल जाती हैं। और आर्थिक गैर बराबरी, ये दो इश्यूज बाबा साहब ने उस दिन डिस्कस किए और कहा जब तक ये रहेंगे राजनीतिक बराबरी या पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई मायने मतलब नहीं रहेगा। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हाशिए पे बैठे हुए मूल निवासी बहुजन के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस डेमोक्रेसी को ब्लास्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, लोकतंत्र जमहूरियत को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जब उन्हें अपने हक अधिकार नहीं मिलेंगे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। 1953 का बाबा साहब का BBC का एक इंटरव्यू है, अगर आप वो देखें, YouTube पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें बाबा साहब ने क्लियरली कहा है कि सोशल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से लोकतंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत में सफल नहीं हो पाएगी। जल्द से जल्द सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना होगा, तब जाके जमहूरियत, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी भारत में बच पाएगी। कब कहा था? 1953 BBC लंदन के इंटरव्यू में बाबा साहब ने कहा था जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और आज 76 साल बाद भी वो जस की तस बनी हुई है, ज्यों की त्यों खड़ी है। ना तो सामाजिक बराबरी इस देश में आई, ना ही आर्थिक बराबरी, बल्कि और गहरा गया ये जो डिफरेंस था, ये जो फर्क था, और बढ़ गया। एक तरफ बहुत पावरफुल ब्राह्मण भारत में हो गया और ब्राह्मणवादी हो गया, और मूल निवासी बहुजन बहुत ज्यादा कमजोर होता चला गया। दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर अंबानी, अडानी जैसे लोग, और अब तो अमेरिका, इजराइल के बिजनेस टाइकून्स भी यहां पर एंट्री कर गए हैं भारत में। और दूसरी तरफ 85 करोड़ लोग कटोरा हाथ में लेकर 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। इतना बड़ा गैप आ गया। तो अल्टीमेटली जो बाबा साहब की एप्रीहेंशंस थी, जो उनकी आशंकाएं थी, वो सच साबित हुई। एक तरफ SC ST OBC माइनॉरिटी राजनीतिक तौर पर मजबूत होता चला गया, तो उसके काउंटर में मनुवादी और ब्राह्मणवादियों ने धनबल का इस्तेमाल किया, बाहुबल का इस्तेमाल किया, EVM मैनिपुलेशन, हैकिंग। भारत में ही नहीं, इजराइल और अमेरिका तक से हैकर भारत की इलेक्शन की EVM हैक करते रहे। वोट चोरी, SIR जैसी चीजें सामने आई। और जब इनसे भी बात नहीं बनी, कहीं अपोजिशन जीत गई, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, CBI, यहां तक कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक को हाईजैक कर दिया गया। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी तक का इस्तेमाल किया गया। इतना बड़ा इस्तेमाल करके अल्टीमेटली अपोजिशन के जीते हुए कैंडिडेट्स को डरा धमका कर उनकी पार्टी से तोड़कर अपनी पार्टी में लाकर सरकारें बनानी शुरू कर दी। यानी जिन्हें लोग चुनना चाहते हैं उन्हें नहीं चुनने दे रहे हैं, और जिन्हें लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो पीडोफाइल्स हैं, बच्चों के साथ सेक्स रैकेट्स में इन्वॉल्व हैं, जो कैनिबल्स हैं, इंसान का मांस खाते हैं, बच्चों की हार्वेस्टिंग करके खाने वालों के साथ एप्स्टीन आइलैंड पे एंजॉय करने जाते हैं, वो बार बार चुन कर आ रहे हैं। ये हालत भारत की कर दी। तो वो जो बाबा साहब की एप्रीहेंशंस थी, वो सारी की सारी जो आशंकाएं थी, सारी की सारी सच साबित हुई। तो सवाल ये उठता है कि भारत में अगर जमहूरियत बची ही नहीं, लोकतंत्र बचा ही नहीं, डेमोक्रेसी बची ही नहीं, संविधान को तार तार कर दिया गया है, तो हमारे पास विकल्प क्या है? आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हमारे पास ऐसी स्थिति में, जो कि बाबा साहब ने तब एप्रीहेंड कर ली थी, बाबा साहब की उस एप्रीहेंशन को सच देखते हुए, साबित होते हुए देखा हमने, तो आज हमारे पास विकल्प क्या है?
बाबा साहब का 1953 का वो 3-3.5 मिनट का इंटरव्यू अगर आप पूरा देखें तो बाबा साहब ने उसमें पासिंग रेफरेंस देते हुए इशारा कर दिया था कि भारत के पास फिर एक ही विकल्प बचेगा। क्या विकल्प बचेगा? समथिंग लाइक कम्युनिज्म। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, जैसे चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, तो बाबा साहब का इशारा था कि फिर भारत में कम्युनिस्ट पावर बनानी होगी। बहुत से लोग इससे मिसलीड हो सकते हैं, वो कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टियां तो 2-3 भारत में पहले भी हैं। अरे साथियों, वो मूल निवासी बहुजनों की रियल ट्रू कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं है, वो रशिया और चाइना जैसी कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं है, वो मनुवादियों की, ब्राह्मणवादियों की सूडो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। वो ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनवाने के चक्कर में है, ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में है, और ब्राह्मणवादी तंत्र को कायम रखने के लिए। उनको शुरू करने वाले लोगों के नाम क्या है? चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, डांगे, नंबूदरीपाद, सबके सब ब्राह्मण। और नंबूदरीपाद एक बार रशिया गए तो पूजा कर रहे थे कपड़े उतारकर छत पे, सब लोग इसको जानते हैं। और डांगे का क्या स्टेटमेंट था कि कम्युनिज्म वेदों में से निकला है। इस कम्युनिज्म की बात बाबा साहब ने नहीं कही अपने 1953 के इंटरव्यू में बीबीसी में। यह सूडो कम्युनिज्म नहीं, यह कम्युनिज्म जिसमें मनुवादी, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कब्जा करके बैठे हैं और फिर से उसी ब्राह्मणवाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस कम्युनिज्म की बात बाबा साहब नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। वो लेनिन के कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, वो माओ के कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं। तो उस कम्युनिज्म को, ट्रू कम्युनिज्म को अब मूल निवासी बहुजनों को स्टार्ट करना होगा। समथिंग लाइक कम्युनिज्म का मतलब क्या है? कम्युनिज्म मगर भारत के रेफरेंस में, क्योंकि चाइना और रशिया में वर्ण और जातियां नहीं थी, तो बाबा साहब एग्जैक्ट कम्युनिज्म नहीं कह रहे, समथिंग लाइक कम्युनिज्म। यानी यहां के हालात के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, मर मिटने वाली मूवमेंट, आर्या पार की लड़ाई। और अंत में मैं बाबा साहब की एक स्टेटमेंट का रेफरेंस देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जब पंजाब की इलेक्शन में बाबा साहब ने 4 भाषण दिए, तो चौथे भाषण में बाबा साहब ने क्या कहा था? याद करिए, लास्ट में, आखिर में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी इसी तरह हमें दबाते और कुचलते रहे और संविधान को तार तार करते रहे और हमें इलेक्शन प्रोसेस में इसी तरह गलत तरीकों से, जैसे अभी मैंने डिफाइन किया, हराते रहे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प रह जाएगा कि इस देश में वो रहेंगे या हम। क्या कहा था बाबा साहब ने? या वो रहेंगे या हम। अब इस स्टेटमेंट को बाबा साहब के 1953 के इंटरव्यू से जोड़ के देखिए, क्या कहा बाबा साहब ने? समथिंग लाइक कम्युनिज्म। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब इशारा कर गए हैं, हमें एक नए तरीके से पूरे भारत में रेवोल्यूशनरी फोर्स तैयार करनी होगी। अगर भारत का संविधान नहीं चलना है, अगर लोकतंत्र की बहाली नहीं होनी है, अगर धन बल, बाहुबल, ईवीएम हैकिंग, वोट चोरी, ईडी, सीबीआई, आईटी, ईसीआई, इनका बेजा इस्तेमाल, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी का नाजायज इस्तेमाल, ये इलेक्शंस में पूरी तरह से यूज होना है। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होने हैं, तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, समथिंग लाइक कम्युनिज्म। और वो बाबा साहब ने हमें इशारा किया था, मैं उस पर मोहर लगाता हूं। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों से अपील करता हूं कि आइए बाबा साहब की उस स्टेटमेंट को थर्ड वेयर डिस्कस करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और जल्द से जल्द एक नई ताकत का आगाज करते हैं, क्योंकि हमें लड़ना होगा। अब हमारी लड़ाई भारत के मनुवादियों से तो है, मगर इनके पीछे बैठे हुए अल्ट्रा रिच लोगों से भी है, जो इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड से भी ऊपर जाके बैठे हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सार्वभौम देश है, ये अपने फैसले खुद करता है। भारत की अपनी डिसीजन मेकिंग पावर रहनी चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मोदी जी तो कर आए, मगर कभी नहीं किया जा सकता, ये देशद्रोह है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हम आगे भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहर साथियों। जय भीम साथियों।